गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एनसीडब्ल्यू जो आपका है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहा है कि जितने कोचिंग सेंटर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस के जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाना चाहिए। तो कमीशन ने कहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है एक्ट के रिगार्डिंग जो है सारे स्टेक होल्डर्स में कंडक्ट किए जाने चाहिए और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितने कोचिंग सेंटर्स हैं वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब ये पॉश एक्ट, जिसको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी कहते हैं, वो है क्या? 2013 में इसको पास किया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है। विशाखा गाइडलाइंस जो आपकी 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में दी थी, उनको ब्रॉडली जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। विशाखा गाइडलाइंस अब हैं क्या? लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं। इसमें जो है सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया 3 की ऑब्लिगेशंस पर: प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिड्रेस पर। तो इसी में कहा गया है कि एक कंप्लेंट्स कमेटी बनानी चाहिए और हर एम्प्लॉयर जहाँ पर उनके हर ऑफिस में जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। राइट्स ऑफ ऑल वीमेन वर्किंग और विजिटिंग एनी वर्क प्लेस जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई थी। अब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन 2013 के लॉ में दी हुई है। कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा जो है बिहेवियर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जाए, उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस करना, कोई भी सेक्सुअल फेवर्स जो है वो रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, और कोई ऐसे रिमार्क्स जो है वो जनरेट करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या कोई भी अनवेलकम फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट करना सेक्सुअल नेचर का, उसको हमने सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में डाला हुआ है। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है, 1992 में बनाया गया था इसको एक एक्ट के अंडर, ठीक है। तो विमेन की इक्वालिटी और इक्वल पार्टिसिपेशन को अचीव करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड जो है वुमेन के देखती है, रिव्यू करती है, और ये आपके जो है लेजिस्लेटिव मेजर्स जो है वो रिकमेंड करता है। फिर कोई भी ग्रीवेंस हो अगर वुमेन से रिलेटेड, उसको रिड्रेस करने का काम करता है, और गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है कोई भी ऐसी पॉलिसी पर जो वुमेन को इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है उसको साइन करने के लिए जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होती क्या है? तो एक बायलैटरल ट्रीटी होती है कंट्रीज़ के बीच में, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और असिस्टेंस चाहती हैं क्रिमिनल केसेस में। इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है क्रिमिनल या रिलेटेड मैटर्स से, ताकि कोई क्रिमिनल समझ लो, कोई सऊदी अरेबिया में इंडिया का कोई क्रिमिनल है, तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा, अगर उसने इंडिया में कोई क्राइम किया है, तो सऊदी अरेबिया उसको प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करेगा और वाइस वर्सा। ठीक है। अब कैसे ये एक्स्ट्राडिशन से डिफरेंट है? अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हो एविडेंस जनरेट करने में, कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो है हेल्प करते हो। लेकिन एक्स्ट्राडिशन वो लीगल प्रोसेस है जिसमें उस पर्सन को, जिस क्रिमिनल को, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस स्टेट से दूसरी स्टेट में। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी आपस में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने के लिए क्राइम से रिलेटेड। अब कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्राइम की जो है आपकी प्रोसीड्स को आप ट्रेस कर पाओगे, रिस्ट्रेन कर पाओगे या कॉन्फिस्केट कर पाओगे। फिर हमारी एक तरह से पॉलिसी पूरी जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेटर इनपुट्स जनरेट कर पाओगे। अब इंडिया में होम मिनिस्ट्री जो है इसकी सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन सारा जो प्रोसीजर होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू चलता है, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इंडिया में सेक्शन 105 भी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो हैं फॉरेन गवर्नमेंट के साथ करने चाहिए, जिससे कि हम इन्वेस्टिगेशन करने में हमें हेल्प हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है K9 वज्र। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि 100 मोर K9 वज्र जो है सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स को प्रोक्योर किया जा सके। इसको बनाया जा रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा इंडिया में, लेकिन एक्चुअली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट हुआ है साउथ कोरियन डिफेंस कंपनी हावा डिफेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। तो हुआ क्या कि जब ईस्टर्न लद्दाख में जो है टेंशन्स बढ़ी 2020 में, तो हमने
हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस ने रादर आर्मी ने कहेंगे हम, उन्होंने जो है इन होविट्सर्स को वहाँ पर जो है वो लगाया पूरे बॉर्डर पर। और इसको जो है इसकी मैसिव बिल्डअप को देखकर, चाइना की मैसिव बिल्डअप को देखकर हमने इसको वहाँ पर लगाया है। और हमको इसकी जो है वो कैपेबिलिटीज़ पर जो है वो बहुत ही रिलायबल लग रही हैं, इसलिए इसको और ज़्यादा प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया गया है। अब ये K9 वज्र होविट्सर्स हैं क्या? 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्सर्स हैं, जो कि बेसिकली K9 वज्र जो है डोमेस्टिक वर्जन है साउथ कोरियन एजेंसी हावा डिफेंस के द्वारा बनाए गए होविट्सर K9 थंडर का। तो K9 की जो क्रू है वो ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर से प्रोटेक्टेड रहती है। K9 जो है आपके ऑफ कोर्स क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, तो ये 3 शेल्स एक ही जो है टाइम में लगभग 15 सेकंड्स में फायर कर सकता है, और ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली कर सकता है। रीलोडिंग ऑपरेशन में पूरा ऑटोमेटिक है। ओपन एयर सरप्राइज बम्बार्डमेंट में जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। K9 जो है इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे और टर्की द्वारा भी यूज़ किया जाता है। 100 गन जो है इंडिया को डिलीवर की गई थी फरवरी 2021 में। K9 एक्चुअली तो डेजर्ट्स में यूज़ करने के लिए जो है वो हमने लिया था, लेकिन जब जो है ये स्टैंड ऑफ हुआ हमारा चाइना के साथ, तो हमने इनको जो है वो माउंटेन्स में भी डिप्लॉय कर दिया। अब सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्सर होती क्या है? बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या हुआ? अपने आप मूव कर सकती हैं, तो इनका अपना प्रोपल्शन सिस्टम भी खुद का होता है, और इसको लॉन्ग रेंज इनडायरेक्ट बॉम्बार्डमेंट असिस्टेंस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की स्कीम को जो है कि जो रिटर्न को है वो भी सेम ही रखा गया है, लेकिन किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जैसी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया 20 पॉइंट्स द्वारा। अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स को 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, 8,000 पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स द्वारा, और 5 लाख स्मॉल सेविंग्स एजेंट द्वारा। तो 3 तरह की होती हैं। पहली होती हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, दूसरी सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो हैं आपकी आती हैं, इसमें से किसी में भी जो है वो पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया है कि कुछ स्कूल जो है एक स्कूल द्वारा जो है या एक स्कूल द्वारा जो है कुछ एलिफेंट्स को इंटाइज किया गया, और उनको जो है वो जो है उनके प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आने को मजबूर किया गया है। तो उसी के ही रिलेटेड जो है एक कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल कमेटी भी जो है वो रखी गई है, और उन्होंने ही ये फाइंड किया है कि बफर जोन में जो ये स्कूल लोकेटेड है, यहाँ की स्कूल अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल रही हैं उस एलिफेंट के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने में। तो लोगों ने उसको खाना देकर जो है अपने ऊपर रिलायंट बना लिया है, तो ऑफ कोर्स फिर वो एलिफेंट कॉरिडोर से बाहर आने लग गया है ना। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक, इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। कोई केस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। आपके नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स पर, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पर एक कॉमन बाउंड्री शेयर करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। मुडुमलाई का मतलब होता है एंशियंट हिल रेंज, ऑफ कोर्स क्योंकि ये अगर आप देखें तो मुडुमलाई भी जो है वो 65 मिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फौना क्या है? एलिफेंट ग्रास, बैम्बू ऑफ जाइंट वैरायटी, और कुछ एनिमल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेलीस्कोप्स जो कि नासा द्वारा जो है वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, उन्होंने एक मासिव ब्लैक होल को एक स्टार को खाते हुए जो है वो कैप्चर कर लिया है। अब ये 5th क्लोजेस्ट एग्जाम्पल हमारा जो है ये इंसिडेंट बना है कि एक ब्लैक होल ने कम्प्लीटली एक स्टार को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टार को, जो एक ब्लैक होल द्वारा डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसको हम फॉर्मली टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि दो पॉइंट्स की जो है डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो है आपका एक ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्टार को जो है वो अपने अंदर समा लेता है, कि खा लेता है, और जो है एक शॉर्ट लिव्ड फ्लेयर जनरेट करती है, मिशन जनरेट करते हैं। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको हम कहते हैं टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। इस इवेंट को फॉर्मली A2 2021 EHB कहते हैं। और जो है ये गैलेक्सी के एक और ये गैलेक्सी में होती है। एक सेंट्रल ब्लैक होल जो है कि 12 मिलियन टाइम्स मैसिव है हमारे सन से, उसने ये
इस पूरे प्रोसेस को किया है, और ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसकी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी जो है बहुत से और चीज़ें हमको ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। दिनेश कुमार शुक्ला जी जो है उनको चेयरपर्सन बना दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। तो अभी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 1983 में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि कुछ रेगुलेटरी और सेफ्टी फंक्शंस जो है न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड उनको जो है वो कैरी आउट किया जा सके। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेक्शन 27 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर जो है ये पावर्स उनको कॉन्फर करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको कॉन्फर की है पावर। अब इसको एटॉमिक एनर्जी एक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया। याद रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में लोकेटेड है, और इसका मिशन ये है कि कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन या न्यूक्लियर एनर्जी जो इंडिया में है वो किसी को भी अनड्यू रिस्क टू हेल्थ या एनवायरनमेंट ना करे, उसको देखने का काम करता है। इसके जो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, उन्हीं की ही अपॉइंटमेंट अभी की गई है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is sexual harassment at workplace. This topic is important for your social issues. So recently, National Commission for Women has asked all states to ensure that all coaching centers and educational institutes are strictly enforcing the sexual harassment of women at workplace provisions, Act provisions. The aim is to conduct awareness programs with respect to this act among all key stakeholders, so as to ensure that coaching centers are registered with the relevant authorities. So, what is this POSH Act, or Prevention of Sexual Harassment Act? So, this act was passed in 2013 and it defines sexual harassment. It basically broadened the Vishakha guidelines, which were issued by the Supreme Court in 1997. So, these Vishakha guidelines are legally binding and they define sexual harassment on three key pillars: prohibition, prevention, and redressal. So, it are directed that there should be a complaints committee, especially where in any office there is 10 or more employees, then every employer must constitute this internal complaints committee and ensure that rights of all women working and visiting any workplace are protected. So, what is the definition of sexual harassment as per this act? So, sexual harassment includes any or more of the following unwelcome acts or behavior, like physical contact or advances, any demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical or verbal remark of sexual nature, of course. So, what is National Commission for Women? So, it's a statutory body which was established in January 1992 by National Commission for Women Act of 1990, and the aim is to enable women to achieve equality and equal participation in all spheres of life. So, it also reviews the constitutional and legal safeguards for women, recommends remedial legislative measures. Also, it facilitates redressal of grievances, and it advises the government on all policy matters affecting women. So the next topic is Mutual Legal Assistance Treaty. This topic is important for your governance section. So India and Saudi Arabia are in talks to sign a mutual legal assistance treaty. So what are these treaties? So in criminal cases, these bilateral treaties are announced and or negotiated so as to ensure international cooperation and assistance. So basically, it allows the signing countries to share information and evidence related to criminal and related matters. So far, India has signed these treaties with 45 countries. And how is it different from extradition process? Okay, so in this MLATs, only evidence is provided to each other to assist themselves in criminal investigations, whereas extradition is the culmination of this process, in which the criminal is transferred from one state to another for the purpose of facing trial or sentence. So this is the difference between extradition and mutual legal assistance treaties. So what will be the benefits of this treaty? Of course, it will improve the effectiveness of both countries in investigating and prosecution of crime. It will also allow them to trace, restrain, and confiscate the proceeds and instruments of crime. And it will basically help ourselves to fine tune our policies related to internal security. So, as per the Indian law, Ministry of Home Affairs is the central authority of this particular MLATs, and Ministry of External Affairs
is involved in this process because diplomatic channels are often involved. So there are also legal provisions regarding the same, because the Criminal Procedure Code of India, under Section 105, says that central government is obligated to make such reciprocal arrangements with foreign governments for the service of summons or warrants or judicial processes. So the next topic is K9 Vajra. This topic is important for your security section. So Defense Minister has started the process of procuring 100 more. Defense Ministry has rather started the process of procuring 100 more K9 Vajra tracked self-propelled howitzers, which will be built by, of course, Larsen and Toubro in India, with a technology transfer agreement with South Korean defense company Hanwha Defense Limited. And at the height of tensions in eastern Ladakh in 2020, these howitzers have been helping the Indian Army to augment its long range firepower against the Chinese troops. And Indian Army is that's why looking at eventually procuring 200 such additional guns. So K9 Vajra howitzers basically are self-propelled howitzers, and they are the domestic version of South Korean K9 Thunder, which has been built by Hanwha Defense. So the crew of K9 is protected by all welded steel armor, and it has the ability to discharge uh, three shells in under 15 seconds, which means that it is very useful in open air surprise bombardment techniques. And of course, the entire reloading operation is also fully automated. Besides India, it has been procured by Australia, Egypt, Estonia, Finland, Norway, and Turkey. The 100th gun was recently delivered to the Indian Army in February 2021, and K9 was mainly bought for use in the deserts. And this standoff was the reason why it was deployed in the mountains later on. Self-propelled howitzers means that they can move on their own, and they have their own propulsion mechanism. They are very helpful in employing for long-range indirect bombardment assistance. So the next topic is small savings scheme. So union government, this topic is important for your, of course, economy section. So union government has raised the interest rates on 8 of the 12 small savings schemes by 20 to 110 basis points. But the interest rates on Sukanya Samriddhi account remains the same, and the interest rates on Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates have been raised. So these schemes are operated by the central government through, of course, the post offices, public and private sector banks, and even small saving agents. These schemes can be grouped under the following three uh, bigger schemes, or the broad schemes: post office deposits, savings certificates, and social security schemes. So the next topic is Mudumalai Tiger Reserve. This topic is important for your environment section. So it has been found by a technical committee appointed by the court that some of the anomalies related to the Sigurd Elephant Corridor Inquiry Committee has found that a private school which was not located in a notified elephant corridor area in the Mudumalai Tiger Reserve made the behavior or rather influence the behavior of an elephant by making it reliant on people for food. So school authorities have been found responsible for it, and the committee has found them guilty for it. Okay, so anyways, we do not need to go into this case, but we have to know what is Mudumalai Tiger Reserve. So of course, it is located in the Nilgiris districts of Tamil Nadu, and it is located at the tri-junction of three states, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, and it has a common boundary with Wayanad Wildlife Sanctuary. And the name Mudumalai here means the ancient hill range, because of course it is as old as 65 million years. So what are the important flora and fauna here? Of course, at elephant grass, bamboo of the giant variety, all are located here. Even timber species like teak, rosewood, etc. is also there. And apart from that, tiger, elephant, Indian gaur, panther, and such animals have been found here. So the next topic is tidal disruption event. This topic is important for your science and tech section. So telescopes operated by NASA have recently observed a massive black hole devouring a star. So this has been the fifth closest example of a black hole destroying a star, and this entire process is called as tidal
disruption event. So what happens that is that the tidal force which is generated by the strength of one strength of gravity between 2 points is called this tidal disruption event. What happens here is that the tidal force of a body like black hole is greater than the intermolecular forces that keeps these stars, the star and the black hole together. So the body, of course, of the star will get disrupted. The star will basically be sucked by the gravity of black hole, and this produces a short-lived flare of emission, which is also known as the tidal disruption event. So this event is formally called AT2021 EHB, and it is attractive to astronomers because they of its observability and short duration. So the next topic is Atomic Energy Regulatory Board. So this topic is important for your governance section. Okay, so Dinesh Kumar Shukla ji has been appointed as the chairperson of Atomic Energy Regulatory Board. So what is Atomic Energy Regulatory Board? So it was established in 1983 to carry out certain regulatory and safety functions in the field of course, nuclear and radiation safety, and it was constituted by President of India as per the Section 27 of Atomic Energy Act of 1962. So this AERB has actually been formed to exercise its powers under the Atomic Energy Act and Environment Protection Act also. Remember this particular fact. So its headquarters is located in Mumbai, and it aims to its mission is to ensure that use of ionizing radiation and nuclear energy in India does not cause any undue risk to health and environment. It consists of a full-time chairperson also, apart from an ex officio member, 3 part-time members, and a secretary. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.